गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चेतना आज अंतर्राष्ट्रीय विपणन के एमकॉम के 4th यूनिट में जो ऑप्शनल पेपर है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका अंतर्राष्ट्रीय विपणन का क्षेत्र, महत्व एवं कठिनाइयाँ। रिमेंबर आपका स्कोप, इम्पोर्टेंस एंड डिफिकल्टीज। अंतर्राष्ट्रीय विपणन का क्षेत्र क्या है और फिर उसका महत्व और फिर कठिनाइयाँ। तो एक एक पॉइंट हम देखते जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय विपणन का क्षेत्र, एक्चुअली अंतर्राष्ट्रीय बाजार का जो क्षेत्र होता है वो केवल आयात और निर्यात तक सीमित नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बहुत बृहद क्षेत्र है। आप शुरुआत में यही लिखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार का जो क्षेत्र है वह बृहद है और केवल आयात निर्यात तक तो कदापि सीमित नहीं है। हालांकि वो उसका पार्ट है, तो आप पहले डालें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार का क्षेत्र है उसमें आयात और निर्यात शामिल है। और आयात निर्यात का अर्थ हम जानते हैं, फिर भी आप छोटी सी उसमें डेफिनेशन लिखें कि आप अन्य देश की सीमा से यदि अपने देश की सीमा में सामान सेवाएं मंगाते हैं तो वो आयात है, और अन्य देशों में यदि आप उन सेवाओं और वस्तुओं का उत्पाद का को अपने देश की सीमा से बाहर भेजते हैं तो वो निर्यात है। फाइन। वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के क्षेत्र में सेकंड पॉइंट है पुनः निर्यात। मीन्स आयात निर्यात क्या, पुनः निर्यात है। पुनः निर्यात क्या होता है? कुछ देश क्या होते हैं कि अपने देश किसी अदर कंट्री से कच्चा माल मंगाते हैं, अन्य कंट्री से कच्चा माल रॉ मटेरियल, फिर उसे रिफर्बिश करके या उसे पुनः नया रूप प्रदान करके पुनः निर्यात करते हैं उसी देश को या किसी अन्य देश को, तो वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार का ही एरिया है। ठीक है, तो ये सिंपल आपको डिफाइन करते जाना है। देन विदेशों में विपणन और सेवाओं की सुविधा देना। यदि आपकी कंट्री फॉरेन, यदि आपका जो देश है वो किसी अन्य देश को विपणन की सेवा और अन्य सुविधाएं भी प्रदान करती हैं या उनकी गतिविधियों में सहायता करती है, सहायक गतिविधियों में शामिल होती है, तो वो भी अंतर्राष्ट्रीय विपणन का ही एक क्षेत्र है। तो और विदेशी कंपनियों की गतिविधियों, जो एमएनसीज हैं जो आपके देश में कार्यरत हैं, यदि आप उनकी गतिविधियों पर निगरानी करने के लिए एजेंसी की कार्य करते हैं, इट्स एजेंसी सर्विसेज, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार का क्षेत्र। अब उसी क्षेत्र को नीचे एक छोटे से ग्राफिक तरीके से मैंने प्रेजेंट किया है यहाँ। एक्चुअली ये इसलिए अलग से मुझे यह प्रेजेंट करना पड़ा कि मैं पहले आपको ये बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने की विधियां हैं। तो जो 5 विधियां हैं बेसिकली वो इसके क्षेत्र में भी आती हैं। तो आप सेकेंड यूनिट में भी, हालांकि सेकेंड यूनिट में डिटेल में आप इसे पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि मुझे क्षेत्र लिखना था और ये हेडिंग मैंने अलग से, आप स्टूडेंट्स आपको याद हो जाए इसलिए उसको एक हेडिंग दे दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने की विधियां वही उसका क्षेत्र भी है। तो विधि में पहली विधि है आपकी एक संयुक्त उपक्रम। संयुक्त उपक्रम इज अ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर इस्टेब्लिश की जाती है। इसमें क्या होता है कि आपके देश की कोई रिनाउंड कंपनी, विदेशी कंपनी और एक विदेशी कंपनी आपस में मिलकर एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस या एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। और ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय विपणन में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एंटर करने का तरीका भी है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार का ये एक क्षेत्र भी है। भाई ये इसमें आप काम करेंगे तो उस स्कोप में शामिल होगा। एक तरीका है प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या विदेशी निवेश। ठीक है, विदेशी निवेश में क्या होता है कि कोई भी कंट्री, जैसे नाम से पता चल रहा है, अपनी पूंजी को बड़ी मात्रा में किसी अन्य कंट्री में, किसी अन्य देश में बहुत सारी गतिविधियों में एमएनसी स्थापित करना है, अपना प्रोजेक्ट स्थापित करना है, अपनी कंपनी स्थापित करनी है, उसमें लगाती है। ठीक है, आयात निर्यात हम जानते ही हैं, इसमें इसके माध्यम से हम प्रवेश करते हैं। फ्रेंचाइजी का अर्थ होता है विशेषाधिकार। आप क्या करते हैं, अपनी कंपनी का एक विशेषाधिकार इज नथिंग बट अ रिटन डॉक्यूमेंट किसी अन्य कंट्री को। सबसे बड़ा एग्जांपल है फ्रेंचाइजी का मैकडोनल्ड। ठीक है, तो इट इज़ अ आउटसाइड कंपनी, फॉरेन कंपनी है जिसने अपनी फ्रेंचाइजी इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में दी हुई है और वो सक्सेसफुली रन करती है, आप जानते हैं। एक और तरीका है लाइसेंस से भी। एंड रिमेंबर ये प्रवेश करने की विधियां भी हैं और क्षेत्र भी हैं, और ये आपको सेकेंड यूनिट में सहायता करेगा कि ये पॉइंट फिर से कैसे आ गए, इसलिए मैंने इसे हेडिंग अलग से दे दी है। बट ये पूरा ओवरऑल हम फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार का क्षेत्र ही पढ़ रहे हैं। लाइसेंस के अंदर आप अपनी कंपनी का कॉपीराइट या ट्रेडमार्क ये किसी अन्य व्यक्ति को किसी निश्चित समयावधि के लिए किसी अन्य कंपनी को प्रदान करते हैं और फिर वो आपके नाम से उस कॉपीराइट या ट्रेडमार्क का यूज़ करके बिजनेस का कैरी करता है। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा भी है, इन सभी माध्यमों से आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करते हैं और यह सभी अंतर्राष्ट्रीय विपणन के क्षेत्र में भी शामिल है। तो आई होप आप क्षेत्र में सिर्फ आयात निर्यात ही नहीं लिखेंगे, आयात निर्यात, पुनः निर्यात
विपणन की सर्विसेज देना, अन्य कंपनियों को सहायता देना। फिर चाहे तो ये अलग आप अभी आपको समझाने के लिए दिया, नहीं तो आप यहीं पे आगे 5th पॉइंट से करके भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय विपणन का क्षेत्र, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट यूनिट। ठीक, फिर हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय विपणन का महत्व क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस। अंतर्राष्ट्रीय विपणन का क्या महत्व है? सिंपल सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस करने से क्या होगा, आपके देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, रोजगार के क्षेत्र में वृद्धि होगी। अगर आप बिजनेस करेंगे तो बहुत से लोगों को रोजगार भी प्रदान करेंगे, विश्व में आपकी ख्याति में वृद्धि होगी। ठीक है, जो कंपनियां या जो देश या जो दूसरी कंपनी से, दूसरी कंट्री के देश से डील करती हैं, विश्व में उनकी ख्याति में वृद्धि होती है। और आप खुद सोचिए कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट भी मिलता है जिसमें इंटरनेशनल शब्द लिखा हो, तो आप ये मान के चलते हैं कि उसकी क्वालिटी अच्छी है और आप उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, उसके लिए ज़्यादा प्राइस देने को भी तैयार हो जाएंगे इसकी तुलना में कि वो छोटी कंपनी है अपने देश की कंपनी की तुलना में। तो आपकी ख्याति बढ़ जाती है, उसका प्राइस आप वसूल सकते हैं। आपके विश्व साख और छवि में सुधार होता है, बोथ आर लिटिल बिट सेम, वैसा ही है, बट छवि में सुधार होता है अगर आप इंटरनेशनली लॉन्च होते हैं तो। आपका जो प्रोडक्ट है उसको एक ब्रांड नेम, उत्पाद को एक ब्रांड नेम मिल जाता है, एक ब्रांडिंग मिल जाती है, इट इज़ ए इंटरनेशनल प्रोडक्ट। आपके व्यवसाय का विस्तार होता है, मतलब एक आपके व्यवसाय शब्द का अर्थ है कि जो निर्यातक है उसके व्यवसाय का विस्तार होता है। आप देश के विकास में भी सहयोग देते हैं, एक निर्यातक न सिर्फ अपने ही देश का, अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहा है, बल्कि वो अपने देश के विकास में भी सहयोग प्रदान करता है। ठीक है, आपकी अनेक वस्तुओं की उपलब्धता हो जाती है, सिर्फ आप एक वस्तु जो पहले आप ही के देश में उपलब्ध थी, आप ग्लोबली बहुत सारे देशों से कनेक्ट हैं, तो अनेक वस्तुएं यहाँ उपलब्ध हो जाती हैं। ठीक है, एकाधिकार समाप्त हो जाता है जी। पहले जब क्लोज इकोनॉमी थी तो आप ही का बिजनेस था, लेकिन जब ओपन इकोनॉमी हुई, बाकी लोग भी आप प्रवेश किए, तो एकाधिकार समाप्त हुआ, ग्राहकों को संतुष्टि मिली, प्राइजेस भी कम हुए और इस तरह से कंपटीशन बढ़ा। ठीक है, और विदेशी पूंजी आपके मार्ग देश में आई और इससे भुगतान संतुलन में सुधार हुआ। ध्यान रखिए कि जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार का विकास होता है, निर्यात में वृद्धि होती है, फॉरेन इनकम, फॉरेन विदेशी पूंजी प्रवेश करती है, तो हमारे देश का जो भुगतान संतुलन है, आयात निर्यात का विवरण पत्र, उसमें सुधार होता है। एंड वन मोर थिंग, इस विश्व के साथ व्यापार को जोड़कर आप पिछड़े देशों का भी विकास कर सकते हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार का एक बहुत बड़ा महत्व है कि सिर्फ आप अपने बड़े बड़े देशों को ही इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, आप अन्य देशों को, जो पिछड़े देश थे, उनको भी मिलाकर विकास कर पाते हैं, राइट। और भविष्य में अनेक मार्ग या अनेक रास्ते आपके लिए ओपन हो जाएंगे, बहुत सारे फ्यूचर के रास्ते इसमें खुल जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपकी का महत्व है जो आपको बहुत ध्यान से इसको लिखना है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, रोजगार में वृद्धि, ख्याति में वृद्धि, छवि में सुधार, ब्रांड बन जाना, बिजनेस का विस्तार करना, देश के विकास में सहयोग, एंड ऑल दिस, राइट। अब इसके बाद देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपको कौन सी चुनौतियों या डिफिकल्टियों या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, पॉइंट बहुत सिस्टमैटिक है, इसमें बहुत ज़्यादा डीलिंग नहीं, लेकिन हेडिंग बड़ी अच्छे से और स्पष्ट लिखना चाहिए, मार्क्स स्कोरिंग वाला बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं इसमें। सबसे पहली बात प्रॉब्लम है आपकी टैरिफ रूपी बाधाएं। तो पहले तो स्टूडेंट्स आपको टैरिफ का मतलब पता होना चाहिए। टैरिफ मतलब जब भी हम आयात या निर्यात करते हैं, मोस्टली निर्यात में इसकी प्रॉब्लम मिलेगी, जब हम अपने प्रोडक्ट को दूसरे देश में लॉन्च करते हैं, तो अन्य देश के लिए वो एक आयात है। तो जब दूसरे देश में वो प्रोडक्ट आयात के रूप में जाता है, तो अपने देश की कंपनियों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सहायता करने के लिए आपके प्रोडक्ट पर बड़ी मात्रा में शुल्क लगा देते हैं। प्रोडक्ट तो आपका आपने निर्यात किया, लेकिन आयातक देशों के द्वारा उसमें बड़ी मात्रा में शुल्क लगाया जाता है, इसे हम टैरिफ कहते हैं। तो आपकी प्रोडक्ट पर अगर शुल्क लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉस्टली होगा। कॉस्टली होगा तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। वैसे ही एक शुल्क का नाम है एंटी डंपिंग। एंटी डंपिंग इंडिया में भी लगता है, चाइना के या किसी अन्य देश के प्रोडक्ट जो बहुत सस्ती दर पर आ जाते हैं, उनको रोकने के लिए, तो ये भी एक बाधा ही है। और टैरिफ में निरंतर परिवर्तन होना, दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी तो आप टैरिफ की सिर्फ ये बात बोल रहे हैं कि शुल्क लगना, लेकिन आप हमेशा टैरिफ में चेंजेस करते जा रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, इससे आपका बिजनेस करना डिफिकल्ट होता है और हमेशा आपके लिए उसी दर पर कार्य न होने के कारण प्राइस चेंज होंगे, तो कस्टमर भी इधर से उधर शिफ्ट होते हैं। ठीक है, फिर हमारे लिए दूसरी चुनौती है या डिफिकल्टी है कि जैसे पहले भी डिस्कस हुआ है कि विदेशों में रहने वाले उपभोक्ताओं की संस्कृति, सभ्यता,
उनकी भाषा, उनकी रुचियों को जानना, उनका जो विश्लेषण है वो एक मुश्किल कार्य है और उसमें बहुत टाइम लगता है। और यदि आपने थोड़ी सी भी चूक की उनकी चॉइसेस को, उनके उपभोक्ताओं की रुचियों को जानने में, तो आप कहीं ना कहीं अपने को हानि पहुंचा बैठेंगे। देन राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता मतलब जिस देश के साथ आप डील कर रहे हैं, यदि वहाँ पॉलिटिकली हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं, नई सरकार का आएगी, नई सरकार नए कानून बनाएगी, हो सकता है कि उस नई सरकार की नई विचारधारा हो, तो उस नई विचारधारा से आपके बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दैट इज अ प्रॉब्लम। ठीक। फिर है एक्सचेंज रेट्स या विनिमय दर। विनिमय दर क्या होता है? हर देश दूसरे देश की मुद्रा के साथ डीलिंग करता है और उसकी जो, जैसे रुपया एंड डॉलर का रेट, डॉलर इंटरनेशनल मार्केट से हमारे देश के रुपया और अन्य कंट्रीज की मुद्राओं के दर प्रभावित होते हैं। तो अगर ये जो करेंसी रेट्स बोलते हैं उसको, करेंसी रेट्स अगर परिवर्तन होते हैं तो वो आयात निर्यात को निश्चित रूप से प्रभावित करेंगे और ये एक चैलेंज है। हमेशा एक्सचेंज रेट चेंज होंगे तो आप देखिए आयातक और निर्यातक दोनों इसलिए प्रॉब्लम में रहते हैं। फिर है विश्व में बढ़ता हुआ आतंकवाद, यस, और अलगाववाद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की चुनौतियां पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स आप, तो अंतर्राष्ट्रीय विपणन में चुनौतियों में एक चुनौती आती है कि किस तरह से विश्व में आतंकवाद या अलगाववाद की भावना बढ़ रही है, जिसके कारण बहुत सी कंपनियां जल्दी से इंटरनेशनली बिजनेस करने में या ट्रेड करने में जल्दी से तैयार नहीं होती, या उन्हें इस बात का डर है कि कहीं कल को उन्हें इसका नुकसान न उठाना पड़े। प्राकृतिक आपदाएं। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में निरंतर आग लग रही है, नेचर परिवर्तित हो रहा है, नीचे भी वही लिखा है, पर्यावरणीय परिवर्तन, अभी भी कोरोना वाले समस्या हम देख ही रहे हैं। ठीक है, कोई ना कोई इस तरह की यदि समस्या हो तो कंपनियां इस ऐसी जगह में आसानी से प्रवेश करने में झिझकती हैं और उन्हें कुछ फ़ायदा होगा भी नहीं। इस कारण बिजनेस एक्सपेंशन बढ़ने की जगह में संकुचित हो जाता है। देन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों या नियमों का ज्ञान न होना। ऐसा नहीं है कि जो कंपनियां मार्केट में एंटर करने वाली है उन्हें कानून नहीं पता है, लेकिन उन कानूनों में भी इतने बदलते हुए नियम है, जैसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS। ठीक है, ऐसे बहुत से नियम बदलते रहते हैं और उनके इतने कंप्लायंस हैं, उनकी इतनी ज़्यादा आवश्यकताएं हैं, तो इनको निरंतर रूप से आपको उसकी जानकारी अपडेट रहने पर ही आप वहाँ पे उन नियमों को चला पाएंगे और उसके लिए सफल हो पाएंगे। ठीक। फिर भाषा, धर्म, जाति और नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखकर विज्ञापन। फिर विज्ञापन करना भी इतना आसान नहीं है। आप जब इंटरनेशनल मार्केट में एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो वहाँ पे आपको उनकी लैंग्वेज पता होनी चाहिए, धर्म, उनकी जाति संबंधी नियम क्या है, उनके एथिकल वैल्यूज, नैतिक मूल्य क्या है। आप कुछ देशों में बिल्कुल पर्दा प्रथा है या वहाँ आप अपने हिसाब से जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपने देश में जो अलाउ हो, जरूरी नहीं है कि उस देश में भी वैसे नियम लागू हों। ठीक है, तो आपको एडवर्टाइजमेंट करते समय भी कुछ नियम प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। और विपणन मिश्रण। विपणन मिश्रण मतलब PPP। मैंने बार बार इंटरनेशनल के आपके इस चैप्टर में ये बताया है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन का निर्णय लेना इतना आसान काम नहीं होता, इट्स अ डिफिकल्ट। आपको डिसाइड करना है कि आपका उत्पाद क्या हो, क्या प्राइस हो, वो कहाँ पे उसको सेल आउट किया जाए, उसका प्रमोशन कैसा होगी। तो ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केटिंग का सब्जेक्ट ही है जो आपको डिफ़िकल्टी प्रदान कर देता है यदि आप ध्यान न दें। तो स्टूडेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय विपणन का जो एक कंबाइंड क्वेश्चन आता है आपके इस पेपर में, फर्स्ट यूनिट में, कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन का क्षेत्र क्या है, महत्व क्या है, उसमें आने वाली कठिनाइयाँ हमने देखा, उसका क्षेत्र जिसमें आपको लिटिल बिट डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कीजिए, फिर आप बताइए उसका महत्व क्या है, एंड फिर उसके क्षेत्र में आने वाली चुनौतियाँ। एंड चुनौतियाँ और कठिनाइयाँ दोनों सेम ही हैं। ठीक है, टैरिफ, उपभोक्ताओं की रुचि में परिवर्तन, राजनीतिक अस्थिरता, विनिमय दर, आतंकवाद, और इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंस तो बहुत जनरली आप लिख भी पाएंगे, क्षेत्र के लिए आपको जरूर समझना चाहिए कि आप क्या लिखें। जनरली मैं फिर से कह रही हूँ कि आप सिर्फ इसमें ये लिख के आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है या बहुत वृहद है। वृहद तो होता ही है, लेकिन इसमें किनको किनको हमको शामिल करना है। अगर बहुत स्पेसिफिक भी देखे जाए तो 5 तरीके के काम इसमें शामिल होते हैं। आयात, निर्यात, ठीक है, आप कैसे, और सेकेंड यूनिट में आप एक क्वेश्चन और भी पढ़ते हैं कि आप किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करते हैं। तो किस प्रकार से प्रवेश करेंगे, उसमें आपको एक विधि मिलेगी कि निर्यात के द्वारा आप एंटर करेंगे, आप फ्रेंचाइजी से एंटर करेंगे। तो निर्यात, फ्रेंचाइजी, ये सब मिलेंगे आपको। मैंने एक छोटा सा ग्राफ भी उसमें प्रेजेंट कर दिया है।
तो लेकिन यहाँ पे अगर हम क्षेत्र की बात करें तो आप पहले लिखें कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन का क्षेत्र बहुत वृहत है, बहुत विशाल है। इट्स अ लार्ज एरिया टू एंटर इन द इंटरनेशनल ट्रेड। व्हाट थिंग्स आर इंक्लूडेड, कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल हैं? आयात और निर्यात की गतिविधियां शामिल हैं। पुनः निर्यात मीन्स री एक्सपोर्ट। अगर आप किसी कंट्री से रॉ मटेरियल लेके आते हैं और फिर उस रॉ मटेरियल या कच्चे माल को फिर से रिफर्बिश करके फिर से उसको बना के उसका निर्यात करते हो, तो वो भी अंतर्राष्ट्रीय विपणन का ही हिस्सा है, राइट। फिर विदेशों में अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, विदेशों में कैसी सर्विसेज हैं? बहुत सारी। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो फॉरेन कंट्री में बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। क्यों? क्योंकि वहाँ मेडिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और हम जानते हैं कि सभी जानते हैं कि इंडियंस जो हैं वो बहुत कंसिस्टेंटली वर्क करने के लिए फेमस हैं, इसलिए उनकी जो सर्विसेज हैं वो फॉरेन कंट्री में डिमांडिंग है, और वो अंतर्राष्ट्रीय विपणन का एक क्षेत्र है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय विपणन सिर्फ वस्तुओं से संबंधित नहीं है, ये सेवाओं से भी संबंधित है। फिर एमएनसीज मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज की जितनी भी गतिविधियां हैं, आप उन पर एजेंसी के माध्यम से निगरानी कर सकते हैं। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ, एटलीस्ट दिस इज अ पार्ट ऑफ अंतर्राष्ट्रीय विपणन का ये क्षेत्र या स्कोप है। छोटा सा एक ग्राफ या रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। सिंपली एग्जाम में सर्कल बनाइए या आप ट्री बनाइए, जैसा आपको समझ आए कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन का क्षेत्र क्या क्या शामिल होता है। मैंने पहले ही बताया, आयात निर्यात तो लिखना ही है आपको, ठीक है। इस एजेंसी की सुविधाएं हो गई, पुनः निर्यात हो गए, और ये जो टर्म्स हैं ये एक्चुअली एक मैंने अलग वीडियो में भी डाले हैं, सेकेंड यूनिट में कवर होते हैं, पर ये भी इसी का हिस्सा है। तो क्या क्या अलग अलग शब्द हैं? प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के द्वारा भी आप फॉरेन विदेश के किसी बाजार में एंटर करते हो। आप संयुक्त उपक्रम या जॉइंट वेंचर एस्टेब्लिश कर दो। जॉइंट वेंचर इज नथिंग बट एक देशी कंपनी और एक विदेशी कंपनी अगर ज्वाइंट हो जाए, देन फार्मा कंपनी में भी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, आपकी सोनी एरिक्सन, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ये कंपनियां, टाटा स्काई इज ऑल्सो संयुक्त उपक्रम। अगर आप टाटा स्काई की एड देखते होंगे तो उसमें लिखा है इट इज अ जॉइंट वेंचर। तो दो अगर कंपनियां आपस में मिलके किसी फॉरेन कंपनी में किसी कार्य को या कोई प्रोजेक्ट लेती हैं तो वो भी एक संयुक्त उपक्रम है। लाइसेंस दे सकते हैं आप, अपना पेटेंट या कॉपीराइट किसी कंपनी को दे दें तो वो लाइसेंस है। बट हाँ, अगर आप स्कोप की बात करेंगे तो आप ऐसा कुछ अच्छे से ग्राफिकली करिए और इनको शॉर्टली डिफाइन कीजिए। फ्रेंचाइजी का मतलब है विशेषाधिकार दे देना। आप अपनी कंपनी का विशेषाधिकार देकर भी अंतर्राष्ट्रीय विपणन में एंटर करते हैं। तो आयात निर्यात, प्रत्यक्ष निवेश, एजेंसी की सुविधाएं, संयुक्त उपक्रम स्थापित करना, लाइसेंस देना, ये सब अंतर्राष्ट्रीय विपणन का ही हिस्सा है, ठीक। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन में कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं। बहुत अच्छी भाषा डिमांड करता है मार्केटिंग का हर सब्जेक्ट, पीजी स्टूडेंट होने के नाते भी एंड एक मैनेजमेंट कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए भी, राइट। आप खुद सोचिए कि अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करना है तो आपको कौन कौन सी चुनौतियां या कौन कौन से चैलेंज आएंगे आपके रास्ते में। तो हम पहले तो ये सिंपली लिखें कि घरेलू की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय विपणन में आपको अधिक चुनौतियां उसका सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगती है कि आप जिस मार्केट में एंटर करेंगे उस मार्केट के लिए आपको वहाँ के राजनीतिक क्षेत्र के बारे में जानना है, आपको वहाँ के कस्टमर्स की जानकारी होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ उस जगह में आतंकवाद या जातिवाद या डिफ्रेंशिएशन जैसी कोई समस्याएं तो नहीं है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा किस प्रकार की है, आपको ये भी देखना होता है। तो सामान्यतः हमने इन चुनौतियों को इन पार्ट्स में डिवाइड किया है, राइट। टैरिफ वाली समस्या सबसे बड़ी बात है, टैरिफ रूपी बाधा है। टैरिफ इन द सेंस स्टूडेंट्स, जब भी एक देश अपनी किसी वस्तु को किसी अन्य देश को या सर्विसेज को भी किसी अन्य देश को निर्यात करता है तो जरूरी नहीं है कि वो जो देश आयात करने वाला देश आपके उस प्रोडक्ट से इतना हैप्पी हो। मतलब उन्होंने परमिशन तो दी है, लेकिन अपने लोकल मार्केट को या डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने घरेलू, इसको हिंदी में मैं थोड़ा क्लियरली बता दूं, शायद हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स इसे ना समझ पाए, तो यदि आप अपने घरेलू बाजार को प्रोटेक्ट या उसको संरक्षण देने के लिए वो जो आयात हो रही है वस्तु उस पर कुछ और शुल्क लगा लेते हैं, उस पर कुछ कर लगा लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं टैरिफ। तो ये आपके